अध्याय 1071 खतरनाक अभयारण्य एक। दूसरी परत, या बल्कि सच्ची पहली परत। कटे हुए विश्व को एक उपब्रह्मांड कहा जाता था क्योंकि इसके नियम लगभग एक सच्चे ब्रह्मांड के समान पूर्ण थे, लेकिन यह लगभग उतना बड़ा नहीं था। संपूर्ण क्षेत्र स्काईरेंड पर्वत नामक एक विशाल शिखर के आसपास केंद्रित था। इसे ध्यान में रखते हुए घोस्ट किंग्स क्रेविस पारिस्थितिकी तंत्र की एक वास्तविक परत की तुलना में एक प्रवेश द्वार अधिक था। आखिरकार यह बाकी उपब्रह्मांड से बिल्कुल अलग था। फिर भी दूसरी परत, पेरिलस सैंक्चुअरी, इस दुनिया में कदम रखने वाले 99% अभ्यासियों के लिए रुकने का बिंदु थी। जबकि चट्टान की ओर जाने वाली गुफाएं मानव चेहरे वाले मकड़ियों से भरी हुई थीं, वास्तविक चट्टान की दीवार उनसे मुक्त थी। बर्ट्राम के अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव चेहरे वाली मकड़ियां खतरनाक अभयारण्य में कई जानवरों का शिकार थीं, और चट्टानों को पार करने से वे अनिवार्य रूप से अपने शिकारियों की नज़र में बत्तख बन गईं। यह अभयारण्य का पहला स्वाद था, परत का आधाना। लेकिन निःसंदेह इसे यूं ही खतरनाक नहीं कहा गया। खतरनाक अभयारण्य का खतरा स्तर अपेक्षाकृत कम था जब तक कोई सतर्कता बनाए रखता था। अधिकांश जानवर तब तक शत्रुतापूर्ण नहीं थे जब तक उन्हें उकसाया न जाए, जबकि बाकी इतने ताकतवर नहीं थे कि भूत राजा की तरह खतरा पैदा कर सकें। इससे भी अधिक, पूरी परत खजाने से भरी हुई थी। स्वर्गीय संसाधन सामान्य घास की तरह उगते थे, और प्रत्येक जानवर में कुछ गुण होते थे जिनका उपभोग करने पर लाभ होता था। कुछ खनिकों ने यह जानने के बाद कि जमीन में बहुमूल्य खनिज मौजूद हैं, खुदाई भी की। यही कारण था कि सेवेड वर्ल्ड इतना लोकप्रिय था। हालांकि हर लाभ के साथ हानि भी आती थी। खतरनाक अभयारण्य के खतरे छिपे हुए थे, असहाय अभ्यासकर्ताओं के इंतजार में पड़े थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा छोड़ दी थी। प्रत्येक उपहार के लिए एक नकली था। ये नकली कभी कभी छिपे हुए जानवर होते थे, कभी कभी घातक जाल होते थे, और कभी कभी लाभकारी संसाधनों के रूप में छिपे हुए भयावह पौधे या सामग्री होते थे। जिसके पास जितना अधिक लालच होगा, इस क्षेत्र में उसके मरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। क्या यह महज संयोग था, या क्या यह विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया एक मैकेनिक था? उत्तर चाहे जो भी हो, सच्चाई ने डेमियन को प्रभावित नहीं किया। आइए हम यहाँ बहुत अधिक समय न बिताएं, उसने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय समूह ने पहले से ही चट्टान पर अपना रास्ता बना लिया था और बर्ट्राम से खतरनाक अभयारण्य का व्यापक विस्तार प्राप्त किया था। यदि खजाना वास्तव में इतना बड़ा है तो हम अपना मूल मिशन पूरा करने के बाद उन्हें वापस ले सकते हैं। हम एलेना ने उत्सुकता से इधर-उधर देखा। यह दृश्य एक हरे भरे उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसा था जो जहां तक नजर जा सकती थी दूर तक फैला हुआ था। कई 100 किलोमीटर दूर कोई पेड़ों को काला होते और आकाश में कहीं अधिक जानवरों को देख सकता था, लेकिन यह क्षेत्र अधिकांश भाग के लिए सिर्फ एक सुंदर वर्षावन था। क्या हमारे पास समय की कमी है? उसने पूछा। वास्तव में नहीं, लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता हूं। हमें घर आए काफी समय हो गया है, डेमियन ने जवाब दिया। घर हो? एलेना थोड़ा घबरा गई। क्या इसे एक घर माना जा सकता है जब वहां उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा हो? क्या रहेगा अगर हम दिन भर रुकें और देखें कि हमें क्या मिल सकता है? थोड़ा आराम करने में कोई बुराई नहीं है ना? रोज ने उदास मनस्थिति को बनने से पहले ही तोड़ते हुए इसमें छलांग लगा दी। मैं भी सहमत हूँ। रास्ते में हमारे पास वापस लौटने का समय नहीं हो सकता है, और जबकि खजाना बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है,
यह अच्छा होगा यदि हम अपनी कुछ आपूर्ति के लिए पुनः पूर्ति पा सकें। रुयु शामिल हो गया। डेमियन ने उनके शब्दों की सच्चाई को समझते हुए सिर हिलाया। उनकी लगभग आधी पुनर्प्राप्ति गोलियां और अमृत का उपयोग घोस्ट किंग्स क्रेविस में किया जा चुका था। उस झुंड से बिना किसी नुकसान के बाहर निकलना असंभव था। मैं भूलता रहता हूं कि अब मेरे पास हील नहीं है। यह वास्तव में खतरनाक होगा अगर हमारे पास जल्दी ठीक होने के तरीके खत्म हो जाएं। तो ठीक है, चलो अलग हो जाएं और देखें कि हम क्या पा सकते हैं। हम कल इसी समय यहीं मिलेंगे, अंततः उसने लड़कियों के बीच देखते हुए कहा। वे कुछ और मिनटों के लिए संघर्ष करते हैं, कुछ योजनाओं को अंतिम रूप देते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। प्रत्येक एक अलग दिशा लेते हैं ताकि वे अपने लाभ को अधिकतम कर सकें। उनमें से शायद सबसे ज्यादा उत्साहित ज़ारा थी। पीछे हटने के बाद उसका पाश्विक स्वभाव सामान्य से कहीं अधिक प्रमुख लगने लगा, जिससे वह अपनी बुराइयों के प्रति और अधिक प्रवृत्त हो गई। हाल के वर्षों में हुए मानसिक विकास के साथ डेमियन ने अपनी पाश्विक प्रवृत्ति पर आसानी से काबू पा लिया, लेकिन ज़ारा बहुत लंबे समय से अपने नॉक्स पक्ष पर विजय पाने की कोशिश कर रही थी, जिसने उसकी इच्छाओं को बढ़ा दिया था और अभी भी नहीं कर पाई थी, अभी तक पूरी तरह नहीं जीता। डेमियन ने पीछे मुड़कर अपने पीछे वाले आदमी का सामना करने से पहले उसका ध्यान रखने के लिए मानसिक रूप से ध्यान दिया। तो यहीं पर हमारा सहयोग समाप्त होता है। यह कम से कम कहने के लिए एक साहसिक कार्य था, उसने मुस्कराते हुए कहा। हाँ, बस इतना ही। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपका पागल समूह क्या कर रहा है और यह मजेदार लगता है, लेकिन मुझे अपना जीवन पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ शामिल नहीं होऊंगा, बर्ट्राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम चूक रहे हो, लेकिन मैं विषयांतर कर रहा हूँ। आखिरकार आपके पास कमाने के लिए पैसा है। मूल समझौता बर्ट्राम के लिए घोस्ट किंग्स क्रेविस के माध्यम से उन्हें नेविगेट करने के लिए था, एक कार्य जिसे उन्होंने शानदार ढंग से पूरा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसे समय में जब कोई अन्य मार्गदर्शक जीवित रहने के लिए जोखिम लेने को तैयार नहीं था, उसने उन्हें दरार के पार ले जाया और यथासंभव कुशलता से उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया। यह संदेह था कि क्या अन्य लोग अभी भी जीवित थे। डेमियन को बर्ट्राम की आंखों में दिलचस्पी थी और उसे थोड़ी उम्मीद थी कि वह आदमी उनके साथ रहेगा ताकि वह उनके कार्य का अध्ययन कर सके और उनका उपयोग कर सके, लेकिन यह स्वाभाविक था कि ऐसा नहीं होगा। क्या घोस्ट किंग की क्रेविस एक चेतावनी के लिए पर्याप्त नहीं थी? अरे, अब भी डेमियन जंगल में रुक रुक कर गूंजने वाली चीखें सुन सकता था। बर्ट्राम सही था। इस स्थिति में वह और लड़कियां निश्चित रूप से पागल थे। खैर, आपके साथ काम करके बहुत खुशी हुई। जब मेरे पास दूसरा काम तैयार होगा तो मैं तुम्हें फिर कभी मिलूंगा, डेमियन ने अपना हाथ बाहर निकालते हुए कहा। बर्ट्रम ऊपर पहुंचा और उसी मुस्कुराहट के साथ उसे पकड़ लिया। हाँ, तुम पर अच्छा है, बूढ़े लड़के। बस याद रखें, मेरी सेवाएं सस्ती नहीं हैं। क्या गुणवत्ता के लिए भुगतान करना स्वाभाविक नहीं है? पूरी तरह से प्राकृतिक। दोनों व्यक्तियों ने जोरदार ढंग से हाथ मिलाया। एक और संक्षिप्त अलविदा के बाद वे अलग हो गए। डेमियन वर्षावन से गुजरा, उसकी निगाहें किसी दिलचस्प चीज की तलाश में आसपास घूम रही थीं। मुझे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन अब जब हम मार्गदर्शनहीन हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से पहली कालकोठरी में हूँ। वह बार बार उस जगह के बारे में सोचता था। शायद किसी भी अन्य चीज से अधिक यह वह स्थान था जिसने डेमियन वॉयड नामक व्यक्ति का निर्माण किया।
इसने उसे इतना सिखाया और अनुभव कराया कि समानताएं रखने वाली अन्य स्थितियों का विश्लेषण करना अविश्वसनीय रूप से आसान हो गया। और जब भी उसे कोई ऐसा माहौल मिलता जो उसे उसके जैसा ही एहसास देता, तो वह हमेशा उत्साहित हो जाता। मेरे पास पूरा दिन है, लेकिन मुझे वास्तव में खजाने की खोज करने का मन नहीं है। डेमियन ने चारों ओर देखा और एक अच्छा पेड़ पाया। मुझे लगता है मैं बस शांत हो जाऊंगा। वह मन ही मन मुस्कुराया और एक ऐसी क्षमता का उपयोग करते हुए जिसके बारे में वह लंबे समय से भूला हुआ था, जगह पर झुक गया। टेलीकिनेसिस। आसपास के पत्ते विकृत हो गए, शाखाएं टूट गईं और गिरे हुए लट्ठे टूट गए और रूपांतरित हो गए और पेड़ के आधार पर एक छोटा विश्राम क्षेत्र बन गया। डेमियन अपनी रचना में चला गया और अपने शरीर को मुलायम पत्तों के बिस्तर पर लिटा दिया जो उसने अपने लिए बिछाया था। यही तो जीवन है। अध्याय 1072 खतरनाक अभयारण्य 2। जबकि डेमियन आराम से बैठ गया जैसे कि दुनिया में कुछ भी उसे परेशान नहीं करता, लड़कियां काम की तलाश में निकल गईं। वे शिष्य दल के लोग तरह तरह के थे, जो तेज रफ्तार से जमीन की खोज करते थे और रास्ते में किसी भी तरह के जहाज को पकड़ लेते थे। बेशक उनमें से प्रत्येक के पास की झलक से बचने के लिए स्वयं के उपाय थे, लेकिन वे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने तरीके से क्षेत्र के आदर्श का सामना किया। रोज की मुलाकात एक मायावी जानवर से हुई जिसने खुद को एक बेशकीमती जड़ी बूटी के रूप में प्रचन्न किया था। रुयु एक जाल में फंस गई जिसने उसे क्षेत्र में जीव में बंद कर दिया और उसे खाने की कोशिश की। एलेना को प्रकाश युद्ध का एक समूह मिला, लेकिन बाद में पता चला कि वे अत्यधिक औषधीय औषधियां थे और जरा ने पाया। खैर, श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए गुट के बीच निरंतर संघर्ष। एक पल के लिए डेमियन को ऐसा लगा जैसे वह एक बेकार चावल खाने वाला पति था, लेकिन उसने उस विचार की अनदेखी कर दी। लड़कियां उसकी मदद नहीं चाहती थी। वे जानते थे कि वह उनका समर्थन कर सकती है और उन पर भरोसा कर सकती है कि जब उन्हें समर्थन की आवश्यकता होगी तो वह वहां मौजूद रहेंगी, लेकिन वे अपने जोड़ों को गले नहीं लगाना चाहती थीं और आम महिलाएं इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहती थीं जो केवल वही थीं वहां मौजूद चीजों के लिए जोंक स्थापित करें। वे वास्तव में पहले एक साथ किसी साहसिक यात्रा पर नहीं गए थे, और अब जब वे वास्तव में आदर्श ही कर रहे थे तो उनसे कोई भी तैयारी नहीं की गई थी। इसलिए डेमियन की मदद केवल प्रतिसहज ज्ञान युक्त होगी। किसी भी तरह से मेरे पास अमृत का एक सतत स्रोत है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेमियन का स्थानिक भंडार अभयारण्य से हटा दिया गया था, जिससे उसे अनिवार्य रूप से असीमित भंडार स्थान मिल गया था, लेकिन जैसे ही उसे शिपमेंट का समय मिला, उसने अभी भी दुनिया के भंडार को खोदना शुरू कर दिया। इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं था। वास्तव में उनके स्थानिक भंडार का एक अलग आयाम था जो अभयारण्य को आधार के रूप में उपयोग करता था, और एक निश्चित अर्थ में यह और वास्तविक विमान के बीच एक मध्य माना जाने वाला क्षेत्र हो सकता था। यदि डेमियन ने इस स्थान तक पहुंच की मात्रा निर्धारित की है। एल्विरा वास्तव में सबसे बड़ा सहायक है जिसे कोई भी व्यक्ति चाह सकता है। जब हम यहां से निकलें तो मुझे 1 या 10 उपहार देना चाहिए। एल्विरा ने औषधियों को स्थानीय भंडार में जमा कर लिया, जिसे डेमियन ने फिर प्राप्त कर लिया। यह सरल लेकिन बिल्कुल अलग तरह से दिखाया गया तरीका था जिससे डेमियन ने खुद को समझने में असमर्थ पाया। और जब सेंचुरी की इन औषधियों के उत्पादन की क्षमता की बात आई तो देखने को कुछ नहीं मिला। शुरुआत से ही एल्विरा ऐसे कीमियागरों को पालती रही थी जो थेवेल का समर्थन कर सकते थे,
और उनके पास के स्टॉक में मौजूद अमृत की मात्रा भयानक थी। यह सूची कठिन है क्योंकि मैंने इसे ग्रह बनाया है, लेकिन अब यह वास्तव में एक अनमोल दुनिया है। असल में अब जब मैंने इसके बारे में सोचा है, तो क्या उन्होंने अभी तक उस दूसरी दुनिया को आबाद करना शुरू कर दिया है? डेमियन ने इसे बनाया और इसे एस्टोरिया के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष वातावरण में बदल दिया, लेकिन उनके जाने के समय तक उसने इसे साफ कर दिया था। वे विशेष वातावरण अभी भी मौजूद थे, लेकिन ग्रह की प्रकृति को परिभाषित करने के बजाय अब ग्रह पर उनका अपना स्थान था। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि भविष्य में अभयारण्य कैसे विकसित होता है। वह स्थान डेमियन की सबसे गौरवपूर्ण और सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वह पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम पत्तों की सरसराहट की आवाज से अचानक उसकी इंद्रियां दहल उठीं। गड़गड़ाहट, 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 गड़गड़ाहट। भारी कदमों की आहट तेजी से आ रही थी। पत्तों के टूटने और एक ओर धकेले जाने की आवाज हवा में गूंज उठी। गर्जन। एक जानवर की क्रोधित दहाड़ से पेड़ कांपने लगे और डेमियन कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर अपने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ खड़ा हो गया। धिक्कार है। वह मूड जाता है, वह मन ही मन बुदबुदाया। विश्राम स्थल के पत्तों वाले दरवाजे से बाहर निकला और जंगलों की ओर देखने लगा। वह इसे निकट आता हुआ देख सकता था। यह कसी हुई मांसपेशियों वाला एक विशाल तेंदुआ था जो हर कदम के साथ उभरी हुई थी। हालांकि इसका ध्यान उस पर नहीं था। राह। एक बमुश्किल सुनाई देने वाली घबराई हुई दहाड़ डेमियन के कानों में घुसी। उसने ठीक समय पर अपनी जिज्ञासु आंखों को नीचे की ओर घुमाया और एक प्राणी को अपने सामने ऊंचे पौधों को तोड़ते हुए देखा। इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, वह प्राणी दौड़कर उसके पास आया और उसके पैर के चारों ओर लिपट गया। गर्जन। एक सेकंड भी नहीं बीतने के बाद पैंथर घास को तोड़ता हुआ निकल गया और जब उसकी नजर डेमियन पर पड़ी तो वह चिल्लाते हुए रुक गया। द्रर्र। वह सावधानी से उसकी परिधि पर चला गया। गुर्राता और फुफकारता हुआ उसने उसके द्वारा उत्पन्न खतरे का आकलन किया। तो यह कुछ ऐसा था, डेमियन भौंचक्का रह गया। यह स्थान अधिक से अधिक प्रथम काल कोठरी जैसा लग रहा था, है ना? इस दृश्य ने उन्हें ज़ारा के साथ उनकी मुलाकात की याद दिला दी, जिसने, सच कहूं तो, उन्हें और अधिक परेशान कर दिया। धिक्कार है, मैं बच्चों के लिए बहुत कमजोर हूं। उसने अपना मुंह खोला और गहरी सांस ली। उसने सीधे पैंथर की आंखों में देखा और खून का एक भ्रामक तूफान पैदा करते हुए उसे मारने का इरादा भड़का दिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और सांस। रूआ। उसने हवा में भयानक मन प्रकाश की किरण छोड़ते हुए एक अजगर की दहाड़ छोड़ी। डेमियन के वर्तमान शरीर में मौजूद शुद्ध ड्रैगन रक्तरेखा से सशक्त दहाड़ में अतीत में उसके द्वारा प्रकट की गई किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक शक्ति थी। वातावरण तहस-नहस हो गया और आसपास के पेड़ भी टूट गए। तेंदुआ तुरंत पीछे कूदा और दूर भाग गया। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि जीवित रहना पूरी तरह से असंभव था। आसपास छिपे हुए कई जानवर जो पिछले कुछ घंटों से डेमियन को शिकार मानकर उसे देख रहे थे, वे भी घबरा गए। एक ही चाल में डेमियन ने खुद को इस वर्षावन के शीर्ष शिकारियों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया और प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए खून के दमन का दुरुपयोग किया, जो गारंटी देता है कि उसे फिर से परेशान नहीं किया जाएगा।
एक बार जब वे सभी दृष्टि से ओझल हो गए तो डेमियन अंततः उस छोटे जानवर की ओर मुड़ा जो अभी भी उसके पैर के चारों ओर लिपटा हुआ था। इसने अफसोस से कांपते हुए उसकी ओर देखा। PFFT। हाँ 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 हाँ। वह हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि इस छोटे से लड़के ने सोचा था कि उसे ले लिया जाएगा। डेमियन ने उसे माथे से पकड़ा, अपने चेहरे के सामने उठाया और उसे मुस्कुराते हुए देखा। आराम करो भाई, मैं गार्ड नहीं जा रहा हूं, उसने कहा और उसे अपनी छोटी सी शरण में ले आया और देख लिया। यहां इसे शांति के रूप में लें। एक बेतरतीब जानवर की मौत को बाहर से भंडारित किया गया और उसे उस जानवर पर छोड़ दिया गया जो उसके पास से सावधानी बरतता था और किसी भी तरह की हलचल के बिना उसे खाने से पहले उसे कुछ बार सूंघा। जब टूटे हुए लोगों की बात आती है तो डेमियन के पास की बात संभावित रूप से उनकी सूची में कुछ दसियों हजार की संख्या में समय के साथ जमा हो गई थी, लेकिन वह परे थी। यह निश्चित रूप से एक छोटी सी कहानी से पूरी बात थी। वह एक सफेद बाघ का बच्चा था, लेकिन वह इतना प्यारा था कि उसे बिल्ली का बच्चा माना जा सकता था। जंगल में प्यारी जानवर जैसी कोई चीज नहीं होती। साथ ही यदि कोई अधिक शक्तिशाली इकाई तीसरी शक्ति से उसका पीछा कर रही हो। ज़ारा का पीछा 40वीं मंजिल के वाइवर्न ने किया था क्योंकि वह खून अपने को खा जाना चाहती थी, और यह शावक भी शायद इतना खस्ता था कि इस जादू तंत्र में जानवर उसे चाहते थे। वास्तव में मेरे पास अभी भी बच्चे को पालने का समय नहीं है, लेकिन जब ऐसा कुछ अवसर की सच्ची भूमि होती है तो उसे स्वीकार करना होगा, है ना? उसने शावक की ओर बुरी मुस्कान से देखा। छोटे दोस्त, तुम इस अंकल के साथ कैसे आना चाहोगे? उसकी ओर सावधानी से देखा। ये अजीब दिखने वाला ड्रैगन जो आप भी चाहते थे। निश्चित रूप से यह अच्छी बात नहीं थी। अध्याय 1073 संदेशवाहक 1। जैसा कि अधिकांश भाग और स्थान के मामले में था, कटे हुए विश्व समय में अलग अलग तरीकों से बहता था। डेमियन और उनके साथियों ने लगभग एक दिन पहले उपब्रह्मांड में प्रवेश किया था, लेकिन बाहरी दुनिया में 2 सप्ताह से अधिक समय बीत गया। स्वर्ग की सेना इस पूरे समय काफी प्रयास कर रही थी ताकि वे किसी भी गद्दार को हटा सकें, और जल्द ही पहला पासपोर्ट स्रोत विश्व छाप शुरू हो जाएगा। यह समग्र रूप से ब्रह्मांड के लिए एक यादगार समय था। इन संकटों पर हमला करने का वे पहले कभी नहीं पा सके थे, और ग्रैंड हेवन सीमा के अनुभव में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने आने वाले पर बहुत ध्यान दिया। इस बीच वह व्यक्ति जो उनके लिए युद्धविराम ने उन्हें साहसिक कदम उठाने की दिशा में लाया, वह था अक। अरे, इसे खत्म करो। अन्य अन्वेषक से संघर्ष करना। गृह। एक छोटे से सफेद बाघ के बच्चे का शरीर इस तरह से चढ़ा हुआ था जैसे कि यह उसका निजी बसेरा हो, और जब किरचरा बज रहा था और काट रहा था। अरे बच्चे, यह मत टूटना कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। वह वापस पहुंच गया और शावक को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत आसानी से अपनी पहुंच से बाहर निकल गया और इधर-उधर भाग गया। हाँ, मुझे पता था कि यह एक गलती थी, डेमियन ने बहुत कहा। हाँ हाँ, तो यही वह छोटा बच्चा है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। यह बहुत प्यारा है। एलेना की आवाज ने उसकी उदासी को कम कर दिया जब उसने शावक को उठाया और उसे प्यार किया। रोज और आर्यू में भी कुछ हद तक शामिल हो गए। चारों ओर ओर्बेक्यू उत्सुकता से इसे देख रहे थे। समूह अपने दिन भर के शिकार को खत्म करने के बाद कुछ देर पहले ही मिला था, और जब वे पुरस्कारों पर विचार कर रहे थे
तो डेमियन के पास केवल यह छोटा सा लड़का था। मुझे नहीं पता कि उसकी विशिष्ट जाति क्या है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह एक दिव्य सफेद बाघ या कुछ और विकसित होगा, उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। जब पशु सहकर्मी आते हैं तो आपकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी तरह कुछ खास मिलेगा, नहीं। हम वास्तव में मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दे सकते हो। जरा फैक्ट्री से इधर-उधर घूम रही थी, नकली प्रयास से डेमियन को घूम रही थी। डेमियन ने कंधे उचकाए। इंडिया ने कब धोखा दिया? आप इस दुष्ट बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए कभी भी आपसे बेहतर हो सकते हैं, उसने जरा को सलाह देते हुए अपना सिर खुजाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जीआर शावक का ध्यान उनकी ओर गया। डेमियन और जारा के बीच उनकी आंखों में शानदार की झलक दिख रही थी। तो क्या यह भेड़िया उसका प्रतिद्वंद्वी था? वह एलेना की सुविधाओं से कूद गई और गर्व से जरा के पास आ गई, उसकी छाती फुलाते हुए चिल्लाया, मैं सबसे अच्छा हूं। यह लड़का जरा गुर्राई। ठीक है, शांत हो जाओ। इससे पहले कि उसने कुछ कर ग्रेजुएशन डेमियन ने टोक दिया। अब से वह हमारे साथ यात्रा करना चाहता है, ताकि आप उसे बाद में कभी भी शिक्षण सहायक सिखा सकें। अभी के लिए हमें क्या आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? वे पहले से ही कुछ मिनटों के लिए खड़े थे और उन्होंने पहले ही अपनी इन्वेंट्री और लाभ की जांच कर ली थी। लड़कियां वास्तव में उस एक ही दिन में बहुत सारा खजाना ढूंढने में सक्षम थीं। रोज को मुख्य रूप से ऐसे पूरक मिले जो मैना पुनःपूर्ति और संसाधनों में मदद करेंगे जिनका उपयोग थेवेल में कीमियागर अन्य अमृत बनाने के लिए कर सकते थे, जबकि एलेना और रूयू को मुख्य रूप से मजबूत अमृत और संसाधन मिले, साथ ही कुछ अजीब धातुएं जिन्हें वे पहचानने में सक्षम नहीं थे। कुल मिलाकर उनकी फसल अल्पावधि में फायदेमंद नहीं थी, लेकिन चूंकि उन सभी ने कम से कम एक बार अभयारण्य देखा था, वे उस बड़े लक्ष्य से अवगत थे जो वे सभी साझा करते थे। यह उनका अपना बड़ा प्रभाव पैदा करने के लिए था। थेवेल के लोग डेमियन के प्रति पूरी तरह से वफादार थे, इसलिए उनका पालन पोषण करना उन लोगों के लिए एक पूर्ण लाभ था जिनके वह करीबी थे। साथ ही एक दिन ऐसा आएगा जब उनमें से कुछ लोग अपने सामने आने वाली धमकियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं रह जाएंगे। भले ही पिछले दिनों में उनके पास तरनाक अभयारण्य भर गया था और खजाने से अधिक उन्होंने जो देखा वह लोग अपनी मूर्खता के कारण मर रहे थे। यह अपने प्रभाव के लिए संसाधनों को हथियाने या यहाँ तक कि अपनी खुद की नींव को मजबूत करने के लिए एक शानदार जगह थी, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं थी। और यह निश्चित है कि डेमियन के समूह के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने जल्द ही तीसरी मंजिल तक अपनी यात्रा शुरू कर दी। यह केवल कुछ 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन उन्हें पूरी दूरी पैदल तय करनी पड़ी, जिससे यह थोड़ा और परेशानी भरा हो गया, क्योंकि अब वे स्काईरेंड पर्वत के मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश कर रहे थे। स्क्री स्क्री स्क्री। जैसे ही वे सीमा के कुछ किलोमीटर अंदर पहुंचे, उनके कानों में लगातार चीखें गूंजने लगीं। टूकेन जैसे पक्षी पेड़ों पर बैठे और हवा में उड़ते रहे, ऐसे चिल्लाते रहे मानो अगर वे कभी रुके तो मर जाएंगे। एलेना ने भौहें चढ़ा लीं और उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन डेमियन ने तुरंत उसे रोक दिया। मत करो। आखिरी चीज जो हम करना चाहते हैं वह दूत पक्षियों को क्रोधित करना है। वास्तव में स्काईरेंड पर्वत हवाई जानवरों का क्षेत्र था। यदि कोई इसे सुरक्षित रूप से पार करना चाहता है तो कई रीति रिवाज थे जिनका पालन करना आवश्यक था।
मुख्य रूप से वे केवल उस ऊंचाई स्तर पर ही रह सकते थे जिस पर उन्होंने कब्जा करने का अधिकार अर्जित किया था। अधिक ऊंचाई इन उड़ने वाले प्राणियों के लिए उच्च स्थिति का प्रतीक है और इस यथास्थिति का उल्लंघन बिल्कुल अस्वीकार्य था। जो कोई भी साहस करता, उस ऊंचाई पर हर जानवर उस पर हमला कर देता और उसे वहीं वापस लौटने के लिए मजबूर कर देता जहां वह था, ज्यादातर समय एक लाश के रूप में। हालांकि मैसेंजर पक्षी बाकियों से अलग थे। उन्हें क्लाउड सम्राट का दूत माना जाता था जो स्काईरेन पर्वत की चोटी पर बैठे थे, और चाहे वे कितनी भी ऊंची उड़ान भरते हों, किसी ने भी उनके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। वे पूरे दिन और पूरी रात चिल्लाते रहे जैसे कि उनके सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को भड़काने के लिए, लेकिन दूसरे ने जवाबी कार्रवाई की। मैसेंजर पक्षियों का पूरा झुंड राक्षसों में बदल जाएगा जो लगातार उनका पीछा करते रहे जब तक कि उन्हें यातना देकर मार नहीं दिया गया। सबसे पुरानी बात यह थी कि वे कागज की तरह बेकार थे। एक सामान्य यात्रा की एक ही झिलमिलाहट किसी को आकाश से गिराने के लिए सामे थी। जैसे ही वे तीसरी परत में सीमा पार कर गए, डेमियन ने लड़कियों को ईयरप्लग नीचे दिया और अपना ईयरप्लग लगा लिया। पहला कदम यहाँ आसपास एक छोटा सा शक्तिशाली जानवर है और उसे तेज गति से मारना है ताकि मैं उसकी याददाश्त खोज सकूं, डेमियन ने मन ही मन सोचा। शून्य श्वास अवरुद्ध हो गया और वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन डेवोर की क्षमता अभी भी प्रभावशाली थी। यह एक 0-0 में से एक था जिसमें उन्होंने अपना मूल पोर्टफोलियो रखा था। उन्होंने आसपास के परिवेश में अपनी जागरूकता फैलाई और आसपास के पेड़ों के बीच सोसल हुए जगुआर को फिर से स्थापित करने से पहले लक्ष्य की मित्रता की जांच की। मैं इसे लगभग महसूस ही नहीं कर सकता, डेमियन ने लैपटॉपते हुए सोचा। उत्तम। उसका शरीर चमक उठा और तुरंत जगुआर के सिर के ऊपर दिखाई दिया। उसने मिराज को पकड़ लिया और उसे जानवरों की गर्दन में डाल दिया और खून की गंध को गांव से रोकने के लिए एक गुप्त दीवार स्थापित कर दी। अच्छी मार। उन्होंने अब मरे हुए जानवर पर अपना हाथ रखा और विशेष शब्द में कहा कि जिसने दुनिया को कुचल दिया। खा जाना। इस कदम का केवल एक ही कारण था, जानकारी। मैसेंजर ब्रेड्स, जो एक ज्ञात खतरा थे, और वर्ग प्रणाली के अलावा तीसरे भाग के बारे में बमुश्किल जानकारी कोई मौजूद नहीं थी। डेमियन एक्सपीरियंस के माध्यम से इसका कारण जानने का प्रयास नहीं हो रहा था। जैसे ही कालेपन के कण उसके शरीर से निकले और उसके नीचे के जानवर को निगल लिया गया, उसके चेहरे पर एक भूरा उभर आया। हाँ, ये एक समस्या होगी। अध्याय 1074 संदेशवाहक 2। डेमियन ने आकाश की ओर देखा, उसके कोने और गहराई हो गई। हाँ, हम अब जाएंगे। सूर्य क्षितिज के पार अस्त हो रहा था। हो सकता है कि उन्हें 20 मिनट से अधिक धूप मिले। का मतलब था, अगर हमें इतनी जल्दी इसका अनुभव करने के लिए मजबूर किया जाए तो इसके बारे में विचार का कोई मतलब नहीं है। डेमियन का समय नहीं टूटा। उसने तुरंत दौड़ शुरू कर दी। लड़कियां बिना किसी सवाल के उसके पीछे चल रही थी। उन्होंने आश्रय के किसी संकेत के लिए क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पर्यावरण पर हवाई स्टॉक का शासन था। इंद्रधनुष को बहुत अधिक प्राथमिकता से मुक्त रखा गया ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने शिकार को चुन सकें। यह उन लोगों के लिए पूरी तरह से नुकसानदेह था जो उड़ नहीं सकते थे, और डेमियन और बाकी लोगों के पास ऊपर जाने की कोई स्थिति नहीं थी। उन्हें भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ा। क्या कोई और बाहर नहीं है? डेमियन को आश्चर्य हुआ। अभी भी एक समाधान था, लेकिन वह जोखिम भरा था।
हमें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा। लड़कियां उन्हें बदनाम करने के लिए एक साउंड ट्रैक ब्रॉडकास्टिंग भेज रही हैं। आइए जोखिम बनारसी, रुयू ने जवाब दिया। आपने जो कहा है उसके अनुसार हमारे लिए वहां शरण लेने की तुलना में कोई आश्रय न मिलना कहीं अधिक बुरा है। डेमियन ने सिर हिलाने से पहले अन्य दोनों की ओर देखा। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि एक कम्युनिस्ट रात की इच्छाधारी सोच है। वह अपनी पैर जमीन में फ्लोरिडा और दाहिनी की ओर घूम गई और जोरदार रेज्यूमे से अपनी घुड़दौड़ जारी रखी। उनका लक्ष्य विचित्र वृक्षों का एक झुरमुट था। उनके पत्ते तो केले के पेड़ की तरह लंबे और फूल वाले थे, लेकिन उन आम पेड़ों के विपरीत ये एकांत स्थान के पेड़ की तरह लंबे और फूल वाले थे। पत्तियां सिलिकॉन नुमा रूप में जमीन तक फ्लोटिंग हुई थी, जिसके चारों ओर पेड़ के तने के चारों ओर एक सिलिकॉन ढाल बन गई थी। और इसका इस तरह वर्णन करना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनमें से प्रत्येक पत्ती धात्विक थी और डेमियन अपनी वर्तमान ताकत से जो कुछ भी काट सकती थी वह कहीं अधिक मजबूत थी। उन्हें जिस पेड़ के बारे में बताया गया था उनका नाम उनके ब्लॉक जैसा गुणधर्म के कारण रखा गया था। इस उपवन तक में पहले ही काफी समय बीत गया था और आकाश में कुछ हद तक अंधेरा छा गया था। आकाश में तेजी से बादल छाए गए, मानो वे सूरज के छिपने का इंतजार कर रहे हो। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बारिश की बूंदें वर्षावन में गिरी। जल्दी! डेमियन और गर्ल्स ने स्पीड पकड़ी और 1 मिनट के अंदर पेड़ के झुरमुट तक पहुंच गए। एजिस पेड़ की भारी छत में से एक को एक तरफ झुका दिया और 1 मिनट के भीतर प्रवेश कर गए। उफ! डेमियन ने शीशे को अपनी जगह पर रख दिया और पेड़ के तने पर पीछे हट गया। और पास सहा मेटल की नाव से गूंजने वाली बारिश की आवाज हवा में भर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्क्री स्क्री स्क्री! चिल्लाते हुए संदेशवाहक पक्षी उन्मत्त हो गए। उनकी आवाजें रेंस को ऐसे कट रही थीं मानो उनकी झलक ही न हो। डेमियन और बाकियों को फिल्माया गया था। वे देखने में असफल थे क्योंकि उनका अजनबियों का लाल हो गया था और उनके अंतर्संबंध चारों ओर के हर एजिस पेड़ पर केंद्रित थे। उलझन! डेमियन के पेड़ की रक्षा के खिलाफ कुछ स्तंभ। उलझन! 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 यह एक हमले की शुरुआत थी। अपने जीवन की परवाह किए बिना मैसेंजर बर्ड्स ने खुद को एजिस ट्री की मेटल की स्टॉक में फेंक दिया, जिससे उनकी दुकान पर डेंट चला गया, जिसमें उनके सहयोगियों ने मुक्त कर दिया। उलझन! 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 स्क्री! बिना किसी संदर्भ के सिद्धांत था। एजिस ट्री ड्यू अमृत का निर्माण करते हैं जो साधक के लिए एक औषधि की तरह काम करते हैं। जब भी रात होती है वे तब तक लगातार हमला करते रहते हैं जब तक कि उन्हें कोई मिल न जाए। डेमियन ने सामा। सिर्फ रात में ही क्यों? गुलाब ने सावधानी से आश्रम की दीवारों को देखा हुआ सवाल। उस रात में उन्मादी बारिश आती है। सामान्य शेरों के लिए यह उन्हें और अधिक आक्रामक और न जाने क्या क्या बनाता है, लेकिन संदेशवाहक पक्षियों के लिए वूम! यह अब तक के सबसे उच्च प्रदर्शन वाले व्यक्तित्व की कल्पना की जा सकती है। डेमियन ने मासूम मोटी मुस्कान के साथ अपनी बात निकाली। जिस उछाल ने उसे बाधित कर दिया वह एक अन्य एजिस पेड़ से आया था जो टूट गया था। जैसे ही उसकी सुरक्षा में छेद किया गया, पेड़ पूरी तरह से स्थिर हो गया। हजारों कलाकारों ने क्रैडल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जो सुंदर काठ भूरे हनीडू अमृत का स्वाद लेने के बाद और भी अधिक पागल हो गए थे।
इसके लिए आने वाले समय में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब भी वे हमें देखेंगे तो निश्चित रूप से हम पर हमला करेंगे, जिसका मतलब है कि हमारे पास स्टॉक के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फिर भी दौड़ना मुश्किल और भी खतरनाक है। संदेशवाहक पक्षी रात में राक्षस थे। हनीडू का अमृत प्राथमिक लक्ष्य था, लेकिन क्या होगा अगर इसमें कोई शामिल नहीं हुआ? तीसरे भाग के निवासियों में से प्रत्येक देवता पक्षी का सामना करना पड़ रहा है, एक संख्या जिसे केवल घृणित के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उलझन, 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 उलझन। ग्रोव में हर पेड़ के खिलाफ संदेशवाहक बर्ड्स की गड़गड़ाहट ने लगभग सिलिकॉन के लिए संगीत सामंजस्य बनाया, और डेमियन का पेड़ हमलों से मुक्त नहीं था। उसने साफ साफ देखा कि कारीगर हर दिशा में टूट रहे हैं, अहाता के बाहर कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है। यदि कोई सुरक्षित स्थान नहीं है तो हमें बस एक बनाना होगा। एक नागरिक की यादों के साथ समस्या यह है कि उन्होंने बिना किसी प्रश्न के जंगल के बारे में सोचा। डेमियन ने केवल अनुमान लगाया था कि कई शेयरधारकों में क्या होगा। इसे लाइक करें। अगर बात यहाँ तक आ जाए तो उसे बस यही आशा थी कि मधुमेह अमृत दूत बर्ड को अपने दूर करने के लिए पर्याप्त सुविधा थी। चलो चलने के लिए तैयार हो जाओ, उन्होंने संजीदगी से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी लगभग 30 मिनट ही हुए थे। उनके पास पूरी रात का समय था। उलझन। यह पहले कहीं अधिक तेज था। उलझन, उलझन। जब डेमियन ने खुद को दौड़ने के लिए तैयार किया तो उसका अनोखा इंकलाब निकल गया और लड़कियों को भी तैयार होने का संकेत दिया। बूम। छत्र टूटकर अलग हो गया और एक विशाल छाया उसके आंतरिक भाग के हर हिस्से में भरी गई। जाओ, डेमियन दहाड़ उठा। उन्होंने अपने बोल पैर जमींदार और पक्षियों की सेना पर धावा दिया। हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं। वे आश्रय से केवल कुछ फुट की दूरी पर ही निकले थे कि झुंड से अलग हुए 10 दूत पक्षियों ने उन पर हमला कर दिया। यदि आप कर सकते हैं तो बचने का प्रयास करें। सबसे खराब स्थिति, बस मार डालो। हम अभी नतीजों के बारे में चिंता नहीं कर सकते। रात के समय मैसेंजर ब्रेडर्स को जो सबसे बड़ा प्रस्ताव मिला वह उनकी चोंच का तेज था। चोंच जो आयरन की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत और मेटाबॉलिक धातुओं को छेदा जा सकता है, बिना किसी समस्या के टुकड़े कर सकते हैं। डेमियन चुप हो गया और भीड़ से दूर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन का मोटरसाइकिल इधर-उधर फेंक दिया गया। इस बीच रोज ने अपनी और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए राम का सहारा लिया। वे अपनी पूरी क्षमता से पक्षियों को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। धिक्कार है। डेमियन ने वापस ज्ञान एलेना और रूयू को पकड़ते ही रोज का हाथ पकड़ लिया। वाह! उन चारों ने डेमियन की छाया में जरा के साथ पहले से ही कई 10 मीटर दूर टेलीपोर्ट किया था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। वे जहां भी जा सकते थे वहां संदेशवाहक पक्षी थे। ऐसा लगा जैसे वे फिर से घोस्ट किंग्स वैली में वापस आ गए। इस बार हमारी मंजिल सीमित नहीं है और हमारे पास बिना सोचे समझे काम करने के अलावा और भी विकल्प हैं। उम्मीद है हम सबसे खराब स्थिति से बच सकते हैं। डेमियन ने अपने दांतों के टुकड़े लिए। कोई अन्य विकल्प नहीं था। यदि वे जल्दी से भागना चाहते थे तो उन्हें जोखिम उठाना की गिरावट थी। शिंग। मिराज ने हवा में एक चाप मारा,
जिससे शिक्षकों को कीमा के प्रदर्शन में काटा गया। रूपरेखा मत देखो। उस चेतावनी पर ध्यान देते हुए ग्रुप ने मैना को अपने आदिवासियों में धकेल दिया और खुद को भारी गति से आगे बढ़ाया। और उनके पीछे स्क्री। जब उन्हें अपने साथियों की मृत्यु मिली तो वे दुखी हो गए। जैसे ही हमें देखेंगे हम उपभोक्ता बनेंगे। गुलाब रामों की उनकी सबसे बड़ी क्षमता तक उपयोग करो। एलेना, उनके समर्थन के लिए प्रकाश अपवर्तन का उपयोग करने का प्रयास करें। हमें अपने आंदोलन में बाधा डाले बिना खुद को छुपाने की जरूरत है। लड़कियों ने अपने ऑर्डर का पालन किया, उन्हें अल्प सुरक्षा प्रदान की, लेकिन यह कब तक बेकार है? यदि एक बात निश्चित थी तो वह यह थी। कटे हुए दुनिया का अनुभव करने के बाद डेमियन और उसकी महिलाओं में झुंड के स्टॉक के प्रति भारी अरुचि का जन्म हुआ था। अध्याय 1075 संदेशवाहक 3। दौड़ना दौड़ना दौड़ना। इस स्तर के व्यायाम से बस शारीरिक थकान की मात्रा डेमियन के लिए भी कठिन थी। युवा लड़कियों की तो बात ही छोड़ दें कि उनके पास शारीरिक क्षमताएं नहीं थीं। हालांकि उनके पास के चित्रों के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनका पीछा करने वाली दूत पक्षियों की संख्या हर नागा मिनट के साथ भूखी जा रही थी। जरा डेमियन की छाया का विस्तार हुआ और जरा दुनिया में कूद गया। उसका आकार तेजी से बढ़ता गया जब तक कि वह आसपास के अधिकांश पेड़ों की तुलना में आधी लंबी नहीं हो गई। उसकी पीठ पर चढ़ो और उसकी तलाश करो। मैं टेलीपोर्टिंग शुरू करने जा रहा हूं। डेमियन के पास अब कई लोगों को टेलीपोर्ट करने की सुविधा नहीं थी। अधिक से अधिक वह किसी को भी अपने साथ ले जा सकता था। लड़कियों के लिए जरा को ट्रांसपोर्टेशन विधि का उपयोग करना आसान था, क्योंकि उसके शैडो टेलीपोर्टेशन के समान नहीं था और उन्हें दौड़ने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। वे आसपास के झुंडों को भागने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। स्क्री स्क्री स्क्री। आपके मृतकों के लिए प्रतिशोध लेने के लिए मैसेंजर बर्ड्स द्वारा किए गए आत्मघाती दृढ़ संकल्प का वर्णन करने के लिए पर्याप्त शब्द पर्याप्त मजबूत नहीं था। डेमियन ने उन्हें बहुत कम आदा दिया। उसे पता था कि वे पीछा करेंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे सब ऐसा करेंगे। चमकाना। उनका शरीर कई 100 मीटर आगे उछल गया। उनके पीछे जारा और लड़कियां थीं जो परिवेशी चांदनी छाया के बीच उछल गईं। वही भारी सुरक्षा जो हम गोस्ट किंग से सूर्यास्त के लिए इस्तेमाल करते थे, इस स्थिति में भी काम करना चाहिए, लेकिन इसे स्थापित करने में समय लगता है। अगर हम रात भर जीवित रहें तो हमें झुकाना होगा। डेमियन बिना किसी योजना का हिस्सा नहीं रह रहा था। घोस्ट किंग्स वैली के विपरीत अब उसके पास अपनी जागरूकता और उपलब्ध संरचनाओं का पूरा उपयोग था, साथ ही बड़ी मात्रा में जगह भी वह बिना किसी चिंता के पार कर सकती थी। अब भी वह एक मंजिल मन में लेकर चल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनका शरीर अब बमुश्किल वास्तविक विमान में मौजूद था। स्थानिक परतों के अंदर और बाहर इतनी तेजी से चमक रहा था कि शिष्य पक्षी लगभग अपनी दृष्टि खो चुके थे। लेकिन निःसंदेह यह संभव नहीं था। हजारों की संख्या में झुंड गिद्धों की तरह हवा में उनके चारों ओर चक्कर लग रहे थे और कुछ 100 के समूह में एक बार अपनी तेज चोंचों से समूह को कुचलने के उद्देश्य से झपट्टा मार रहे थे। इस समय रोज, रू और एलेना सबसे अधिक युद्ध कर रहे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी ताकत का एक साथ उपयोग किया कि कबूतर उन तक न पहुंचें और इससे भी अधिक चक्कर लगाने वालों को एक साथ हमला करने से रोका जा सके। जैसे ही चला, जारा ने डेमियन के साथ
अपने संबंध का उपयोग करते हुए अपने अज्ञात कदमों का पता लगाया और अंततः वे वहां पहुंच गए जहां उन्हें होना चाहिए था। अंदर डेमियन ने एक विशाल धात्विक एजिस पेड़ की पत्ती को एक तरफ झुका दिया और अंदर घुसा दिया, जिससे दूसरी तरफ ज़ारा बंद हो गई और लड़कियां उसके पीछे से प्रवेश कर गईं। उलझन, 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 उलझन। उनका पीछा कर रहे पक्षी भारी पुतले से टकराए और खून की धुंध में बदल गए। इस बीच बाकी लोग और भी जोर से चिल्लाए और रक्षा में सेंध लगाने के इरादे से लहरों में नामांकन से एकजुट हो गए। हमारे पास उनके वैज्ञानिक से पहले केवल कुछ ही मिनट थे, लेकिन यहाँ कभी भी चाची की योजना नहीं थी। हम समूह को विभाजित करने और स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने के लिए हनीड्यू नेक्टर का उपयोग करने जा रहे हैं, डेमियन ने जल्दी से बात की। कैसे? गुलाब ने पूछा। हम पेड़ों को नहीं काट सकते, हमारे लिए अमृतपान प्रभावशाली है। हाँ, इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसमें कटौती की आवश्यकता नहीं है। साजिश बर्ड का सारा ध्यान हम पर केंद्रित है, इसलिए वे छुट्टी पर हमला नहीं कर रहे हैं। मैं देखता हूं। एक बार जब वे टूट गए और हमारा पीछा करने की कोशिश करते हुए क्रूर को नष्ट कर दिया गया, तो ग्रुप का एक हिस्सा हनीडू अमृत का उपभोग करने के लिए टूट गया क्योंकि वे इसका सामना नहीं कर सकते थे, रुयू ने जारी किया। सही है। हमें एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर से प्रयास करना होगा और इस रणनीति का उपयोग तब तक करना होगा जब तक कि वह केवल मात्रा ही शेष न रह जाए जिससे हम इसे लागू कर सकें। एक बार जब हमने उन्हें मारा, तो हमें आश्रय लेने के लिए एक गुफा ढूंढनी होगी और रात भर छिपने के लिए एक गुप्त संरचना स्थापित करनी होगी। सुबह के बारे में क्या? आपने क्या नहीं कहा कि वे हमारा पीछा करना कभी बंद नहीं करेंगे? एलेना ने पूछा। वो, डेमियन मुस्कुराया। इसके लिए मेरे पास एक और योजना है। वह स्वयं इसकी पुष्टि करने से पहले बहुत कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह दार्शनिकों की समस्या से ठीक हो सकता है, कम से कम अस्थायी रूप से, जब सूरज उगता है। फिर कहने को कुछ नहीं बचता। क्या कोई तैयारी है? उसने पूछा। नहीं, लेकिन घातक चमत्कार दिखाई नहीं देते, फिर भी चलते हैं, गुलाब ने इंटरव्यू किया जवाब दिया। उसने सिर हिलाया और दूसरी ओर देखा। लड़कियों ने अपने मन की तैयारी कर ली और जरा ने अपनी एडियां जमीन पर गढ़ा, किसी भी समय झपट्टा मारने की तैयारी कर ली। और 1 मिनट भी नहीं भी, इस स्त्री ने अपनी सुरक्षा खो दी। उलझन न। वाहक पक्षी झुंड में आ गए। यह संदेश स्थिति उस स्थिति से बहुत अलग नहीं थी जिसने उन्हें पहली बार इस संकट में डाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि इस बार बर्ड ने जिस ट्री पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना ध्यान भटकाया बिना डेमियन और उसकी परंपरा के सामने खड़ी लड़कियों पर हमला कर दिया। रुको रुको। झुंड के करीब आओ ही डेमियन ने अपनी दुनिया रोक ली। समय धीमा लग रहा था। धीरे धीरा सैकड़ों पक्षी एजिस पेड़ के पत्तों के छेद से नीचे उतरे और जब वे केवल 1 फुट की दूरी पर थे, अभी डेमियन का मृत शरीर हो गया। जरा और लड़कियां छाया में छिप गईं और एजिस पेड़ की सुरक्षा से बाहर निकल गईं और जंगल में बाकी बचे पेड़ की ओर भाग गईं। समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ मैसाचुसेट्स ब्रेड तरंग का अगला भाग एजिस पेड़ के तने से टकराया, जिससे वह 1000 पुरस्कार में टूट गई। ड्रॉप भूरे रंग के रस का एक स्टिक झरना बेकरी हुई लकड़ी पर लोना हुआ था, जिससे एक भीगा हुआ सुगंध निकल रहा था जिसे मंजूरी नहीं दी जा सकी थी।
पेड़ों में प्रवेश करने वाले सैकड़ों संदेशवाहक पक्षी खुले रस की लड़ाई के लिए अपने मूल उद्देश्य को पूरी तरह से बंद कर दिया और स्वादिष्ट अमृत का स्वाद लेने के लिए अपने सहयोगियों पर हमला कर दिया। दूसरी ओर बाकी लोग डेमियन और गर्ल्स के गंध का पीछा करते हुए अगले पेड़ तक चले गए और अपना ताजा हमला जारी किया। उलझन। एक और एजिस पेड़ में विस्फोट हो गया और कई सौ अन्य पक्षियों की भीड़ अलग हो गई। डेमियन और गर्ल्स ने अपनी पहली रिलीज जारी की उन पक्षियों को जिनमें स्पष्ट रूप से बुद्धि की कमी थी। एजिस पेड़ों की भूल भुलैया के माध्यम से ले जाया गया और उनकी अभेद्य संरचना को नष्ट कर दिया गया। उलझन, 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 उलझन। हर कुछ मिनट में एक नया विस्फोट होने वाला है। कोई यह सोचेगा कि जो लोग शुरुआत में भीड़ से अलग हो गए थे वे अब तक फिर से जुड़ गए हैं, लेकिन यह धारणा गलत थी। आखिरकार हनीड्यू नेक्टर को बिना किसी कारण के उनकी दवा के बारे में नहीं बताया गया। उच्च वे कई मिनट तक अनिश्चित नहीं होंगे और डेमियन इसी योजना पर भरोसा कर रहे थे। सौभाग्य से उसके लिए एगस ट्री तीसरी परत में अनुयायियों के समान आंकड़े थे, जिससे उसे भीड़ को कम करने के लिए असीमित सुविधा मिल गई जब तक कि यह उसके अनुरोध के पैमाने छोटा न हो जाए। यह तैयारी थी। अंतिम तिथि का समय सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि मैसेंजर पक्षी एजिस पेड़ को ठीक से नष्ट कर दिया गया और जैसा वह चाहता था वैसा ही कार्य करेगा, लेकिन यह मानसिक रूप से बेहद कठिन काम था। टेलीपोर्ट करने से पहले वे धीरे धीरे करीब आ गए। उनमें से अधिक लोग हर पेड़ के अंदर फंस सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वह हर बार करीब करीब खुद को डेट कर रहा था। जीवित रहने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार संघर्ष करना चाहिए। अध्याय 1076 संदेशवाहक 4। डेमियन के पास समय गिनने का दिमाग नहीं था, लेकिन क्षितिज पर चंद्रमा की यात्रा को देखते हुए उन्हें भीड़ को तितर-बितर करने में 1 घंटे से अधिक समय हो गया था। मूल संख्या हजारों में थी, लेकिन अब वर्षावन के माध्यम से डेमियन और लड़कियों का पीछा करने वाले पक्षियों की संख्या घटकर केवल 1000 या उससे अधिक रह गई है। वे पहले ही एजिस ट्री ग्रोव को पीछे छोड़ चुके थे, साथ ही कई पक्षी भी जो वहां फंस गए थे। डेमियन की योजना का सबसे अच्छा हिस्सा भीड़ को विभाजित करना नहीं था, बल्कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना था। मैसेंजर बर्ड्स के लिए, जो शुरुआत में ही अलग हो गए थे, पीछा खत्म होने से पहले ठीक हो जाना अपरिहार्य था, लेकिन डेमियन ने एजिस पेड़ों को काटना और अधिक अमृत का उत्पादन करना जारी रखा। जब अपना भोजन समाप्त करने वाले लोग पीछा करने के लिए लौटे तो उन्हें अमृत से ढके कई टूटे हुए पेड़ों का सामना करना पड़ा, जिन पर उनके साथियों द्वारा लड़ाई की जा रही थी। लेकिन जब हनीड्यू नेक्टर की बात आई तो सौहार्द जैसी कोई चीज नहीं थी। डोमिनोज प्रभाव की तरह पक्षी एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए और भोजन के लिए एक दूसरे को मार डाला। डेमियन और उसके समूह की परवाह करने के लिए वे अपने स्वयं के संघर्ष में इतने उलझ गए। डेमियन पीछे मुड़ा और उन पक्षियों पर नजर डाली जो अभी भी पीछा कर रहे थे। इस राशि के साथ हमें कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद जीतने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इस बात की गारंटी के बिना कि जिन्हें हमने पीछे छोड़ा है वे पीछे रहेंगे। यह बहुत लंबा समय है। समाधान सरल था। गुलाब, इस पर मेरे साथ काम करो। डेमियन ने ज़ारा की पीठ के पास से रोज को बुलाया और अपनी बाह उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी और दूर चला गया, क्योंकि रुयू और एलेना भीड़ से बचने के लिए ज़ारा के साथ थे। हम एक बारूदी सुरंग स्थापित कर रहे हैं। समझ गया।
रोज को अपनी भूमिका समझने के लिए अधिक निर्देश की आवश्यकता नहीं थी। हर बार जब डेमियन ने पुनः भौतिकीकरण किया तो उसने अपना पैर जमीन में दबाया और स्थानिक मन, वेक्टर नियंत्रण और बिजली के सबसे छोटे टुकड़े से बनी विलंबित प्रतिक्रिया खदान को फ्यूज के रूप में कार्य करने के लिए सेट किया। एक बार जब वह समाप्त हो गया तो रोज ने पीछा किया और क्षेत्र को उनके समूह की गंध से सराबोर कर दिया और बम से मन के उतार चढ़ाव को छिपा दिया, यहाँ तक कि दुश्मन को आकर्षित करने के लिए भ्रम के साथ मिश्रण में हनीड्यू अमृत की गंध भी मिला दी। उन्होंने इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराया, जिससे एक वास्तविक बारूदी सुरंग का निर्माण हुआ जो आगे बढ़ने और क्षेत्र छोड़ने से पहले कई 100 मीटर तक फैली हुई थी। जरा डेमियन की पुकार उनके आध्यात्मिक संबंध के माध्यम से प्रतिध्वनित हुई और उसके कानों में पड़ी। उसकी आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। टकराना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपने पंजे जमीन पर पटक दिए और अपनी एड़ियों पर झुक गई जैसे ही उसने अचानक दिशा बदल ली। वाह, एलेना ने कहा। गिरने से बचने के लिए उसने जल्दी से अपने बालों को पकड़ लिया। इस बीच रुयू हवा में उछल गई और उसने अपने हाथों को एक अजीब सी आकृति में जोड़ लिया। मौत का निशान। उसने जो मंत्र प्रयोग किया उसने इस स्थिति में रोज के भ्रम के समान ही कार्य किया। इसने उसके शरीर से आने वाली मौत की गंध को बढ़ा दिया, जिससे मैसेंजर बर्ड्स उत्तेजना और क्रोध से पागल हो गए। रुयू पीछे पलटा और जारा की गति पकड़ने के ठीक समय पर उसकी पीठ पर चढ़ गया। पक्षियों ने अपने छोटे छोटे दिमागों में तर्क वितर्क की सारी समझ खो दी और तेजी से पीछा करने में आगे बढ़ गए। जारा ने माहौल में खूबसूरती से नृत्य किया, एक तरफ से दूसरी तरफ घूमती रही और असंभव तरीके से अपना रास्ता घुमाती रही, स्वाभाविक रूप से पक्षियों को दूर फेंकती रही और बूम! उसके पीछे एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे पीछा करने वालों का एक बड़ा हिस्सा निगल गया। उसके कदम उसे एक भी जाल पर कदम रखे बिना खदान के पार ले गए, लेकिन मैसेंजर पक्षी इतने भाग्यशाली नहीं थे, क्योंकि भले ही उन्होंने खुद जमीन को नहीं छुआ, समय खत्म हो चुका था। जाल में शामिल बिजली के मन डेमियन के छोटे से धागे को तोड़ दिया गया, जिससे अराजक बातचीत की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसके कारण मन का और भी बड़ा विस्फोट हुआ। बूम 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 बूम। इन विस्फोटों के आधार के रूप में डेमियन के अंतरिक्ष मन के साथ हर एक ने वातावरण को विकृत कर दिया और उन पक्षियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जो उनमें फंस गए थे। लेकिन वे रिमोट से सक्रिय थे और भारी रूप से प्रच्छन्न थे। इन हत्याओं में डेमियन या उसके समूह का कोई निशान नहीं था। भागो, यह हमारा मौका है। डेमियन तुरंत दहाड़ने लगा, उसकी आवाज विस्फोटों से गूंज उठी। वह आगे बढ़ा, अपने शरीर को थोड़ा दाहिनी ओर झुकाया और लगभग 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया, जब तक कि उसे जंगल में पत्तों से छिपी और प्राकृतिक रूप से प्रच्छन्न एक गुफा नहीं मिली। वह और लड़कियां दौड़कर अंदर आए और तुरंत उसके प्रवेश द्वार को गुप्त संरचनाओं से ढक दिया, और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी शक्ति को एक बार फिर से मिलाकर एक बड़ी गुप्त संरचना बनाई जो उन्हें गोस्ट किंग जैसे बौसस्तर के प्राणियों से भी छिपा सकती थी। हाँ हाँ हाँ। तेज सांसें ही हवा में गूंजने वाली एकमात्र ध्वनि थी। उन सभी को अपनी सांसें पकड़ने की जरूरत थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, गड़गड़ाहट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। वे अब मुश्किल से अपने जेली जैसे पैरों पर खुद को संभाल पा रहे थे।
लेकिन फिलहाल वे परेशानी से बाहर थे। अभी के लिए कम से कम। डेमियन ने अपने स्थानिक भंडारण में तब तक फेरबदल किया जब तक उसे अजीब चमकदार पत्थरों का एक बड़ा पहाड़ नहीं मिला, जिसमें से उसने एक टुकड़ा निकाला और फर्श पर फेंक दिया। आत्मा पत्थर। रुयू ने तुरंत आश्चर्य से टिप्पणी की। सही है, मैंने क्लाउड प्लेन से उनमें से बहुत सारे चुरा लिए, लेकिन मुझे उनका उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। चूंकि हमें मन को संरक्षित करना है, हम अब उनका उपयोग संरचना को शक्ति प्रदान करने के लिए भी कर सकते हैं, डेमियन ने कंधे उचकाकर उत्तर दिया। काफी उचित। रुयू ने सिर हिलाया, लेकिन वे बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। हाँ, शायद उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन क्या आप भूल गए? हम अभी केवल द्वितीय श्रेणी की बिजली का उपयोग कर रहे हैं। आह। रुरू ने समझ में सिर हिलाया और पूछना बंद कर दिया। चूंकि इसका ध्यान रखा गया, इसलिए वह बिना किसी चिंता के ठीक हो सकी। ओह ठीक है, डेमियन ने अचानक कहा। आपको मेरे द्वारा दी गई सगाई की अंगूठियों के माध्यम से मेरे स्थानिक भंडारण तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो, तो बस वहां चेक इन कर लें। यह ऐसा सामान है जो इस बिंदु पर 1 दशक से अधिक समय से जमा हो रहा है। उसने उन्हें जो सगाई की अंगूठियां दी, वे आम अंगूठियां नहीं थीं। वास्तव में वे अंगूठियां थीं जिन्हें उन्होंने एक बहुत ही विशेष कार्यक्षमता के साथ स्वयं तैयार किया था। उन्होंने उन व्यक्तियों को माध्यम के रूप में डेमियन के बिना अभयारण्य में प्रवेश करने की अनुमति दी। यह एक ऐसा तरीका था जिसका उपयोग आत्मसुरक्षा के लिए किया जा सकता था, लेकिन साथ ही यह उसे और लड़कियों को किसी भी समय मिलने की इजाजत देता था, भले ही उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। डेमियन को बस इतना याद आया कि उसके उपस्थान तक पहुंचना भी इस संबंध का एक उपोत्पाद था। भविष्य में उसके संसाधनों का उपयोग करना निश्चित रूप से उनके लिए उपयोगी होगा, खासकर जब से उसने हाल के वर्षों में बहुत अधिक जमाखोरी की है। यहाँ तक कि होली लाइट स्टार पर एलेना सभी खजानों को लूटने और अंत में उन्हें नीलाम करके प्रतिभाओं को हड़पने की पूरी योजना लेकर आई थी, लेकिन नॉक्स ने ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए वे सभी खजाने बस मेरी सूची में धूल जमा कर रहे हैं। डेमियन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और रिकवरी पर भी ध्यान केंद्रित किया, लड़कियों के साथ बातचीत की और यह सुनिश्चित करने के लिए बाहरी स्थिति पर नजर रखी कि मैसेंजर बर्ड्स को उनके निशान नहीं मिले। घंटे बीत गए। कई नजदीकी कॉलें आईं और लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज जो समय बीतने के साथ और अधिक तीव्र होती गई और भी करीब आती गई, लेकिन अंत में डेमियन और लड़कियां गुफा के प्रवेश द्वार में अंतराल के माध्यम से प्रकाश को प्रवेश करते हुए देख पाए। भोर के आने का संकेत। और भोर के आने का मतलब था, ओह, जैसा मैंने सोचा था। डेमियन मुस्कुराया। यह यहाँ है। अध्याय 1077 पर्यवेक्षक 1। ओह। विशाल धमाके से वर्षावन हिल गया। सूरज अभी क्षितिज पर उग रहा था। इसका आधा स्वरूप ही देखा जा सका, लेकिन जैसे ही वह आकाश में प्रकट हुआ, सूर्य धूल के एक कण से अधिक कुछ नहीं रह गया। वाह। हवाएं हवा में तेजी से चलीं और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तहस-नहस कर दिया। एक विशाल छाया ने तीसरी परत को ढक लिया, जो कि किसी भी दूत पक्षी से कहीं अधिक महान जानवर का रूप था। उसके पंख गहरे काले रंग के थे, जो उसकी छाया के साथ लगभग घुल-मिल गए थे और हवा में शानदार ढंग से लहरा रहे थे। इसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं, जिससे यह विशेष रूप से जंगली लग रहा था, लेकिन इसने बिना सोचे समझे हमला नहीं किया।
यह जीव कौवे और गिद्ध के मिश्रण जैसा दिखाई दे रहा था। उसके पंखों की हर फड़फड़ाहट इतनी शक्तिशाली थी कि वह पर्यावरण को टुकड़ों में तोड़ सकती थी, और अपनी उपस्थिति का पता चलने के लिए उसने जो धौंकनी छोड़ी, उसने तुरंत सभी प्राणियों को अपनी चाल के अधीन कर लिया। वूम! दमन की एक शक्तिशाली लहर तीसरी परत में फैल गई। आसमान में और जमीन पर मौजूद जानवर उस विशाल प्राणी के सामने गिरकर घुटने टेक देते हैं, लेकिन संदेशवाहक पक्षी स्क्री वे प्राणी के पेट पर हमला करने के लिए उल्टे बवंडर की तरह घूमते हुए गुस्से से चिल्लाने लगे। ओह! इसने एक और धौंकनी छोड़ी, अपना मन नीचे की ओर फैलाया और आसानी से दूत पक्षियों को तितर-बितर कर दिया। इसकी आवाज से उनकी आंखों में भी रोशनी आ गई और उन्हें बारिश के कारण होने वाले उन्माद से छुटकारा मिल गया। बारिश के प्रभाव से वातावरण में धुंध छा गई थी, लेकिन सूरज के सिर दिखाते ही बारिश बंद हो गई और उस प्राणी की हरकतों से संदेशवाहक पक्षी शांत हो गए, चिल्लाने और अपने साथियों को परेशान करने की अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए। ओवरसियर डेमियन के बड़बड़ाने से गुफा भर गई, जो इस समय आश्चर्य के माहौल में डूबी हुई थी। ओवरसियर सबसे महत्वपूर्ण प्राणी था जिसे डेमियन ने जगुआर की यादों में देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह तीसरी परत का शासक था, जो यहाँ मौजूद सबसे शक्तिशाली जानवर था। इसने अक्सर कार्य नहीं किया। यह अपना अधिकांश समय परत के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठकर बिताता था और, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अपने क्षेत्र की घटनाओं की निगरानी करता था। वह अधिकांश चीजों के प्रति उदासीन था, लेकिन उसका एक काम था जिसे वह हर सुबह बिना किसी असफलता के पूरा करता था। यह प्रकट होगा और रात में कहर बरपाने वाले दूत पक्षियों को दबा देगा, जिससे दिन में शांति आएगी। डेमियन इसके आगमन से बहुत खुश था। इसके प्रभाव के कारण दूत पक्षी दिन के दौरान अपने समूह का पीछा करने में सक्षम नहीं होंगे। यह ऐसा है जैसे इस जगह पर हर रात शुद्धिकरण होता है। अभी हमारे पास शांति है, लेकिन एक बार फिर से रात होने पर हम उसी पीछा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने इसे पहले परीक्षण के माध्यम से हासिल किया, लेकिन अगर वे मैसेंजर बर्ड्स को खोने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें सफलता नहीं मिली। ध्यान दें, वे निश्चित रूप से आदिम संप्रभु को खोजने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रहेंगे। अब जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे संदेह नहीं हो सकता है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे दुनिया के अंत तक हमारा पीछा करते रहेंगे। उनके गुस्से को शांत करने का कोई तरीका नजर नहीं आता, लेकिन चूंकि उन्हें बादल सम्राट का दूत माना जाता था, मैसेंजर बर्ड्स का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था। केंद्रीय क्षेत्र या स्काईरेंड माउंटेन के सबसे सच्चे पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करते हुए मौजूद मैसेंजर पक्षियों की संख्या लाखों में होनी चाहिए, जिसका मतलब था कि कोई भी तरीका जिसमें उन्हें सीधे मारना या दबाना शामिल था, वह भी बेकार होगा। एकमात्र व्यक्ति जो उन पर कुछ शक्ति रखता है वह ओवरसियर है। यह सबसे अच्छा होगा यदि हम इसे रिश्वत दे सकें, लेकिन यह सभी चीजों के प्रति अपनी उदासीनता के लिए बदनाम है। डेमियन ने यह सोचकर भौहें चढ़ा दीं। अवश्य ही कुछ ऐसा था जो वह चूक रहा था। उसके लिए अपरिहार्य स्थिति जैसी कोई चीज नहीं थी। यह सही है। डेमियन ने अचानक अपनी हथेली पर अपनी मुट्ठी गिराते हुए जोर से चिल्लाया। यह उसका समय है, जल्द ही होने वाला है ना? डेमियन ने जगुआर से एक और दिलचस्प तथ्य सीखा। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में स्काईरेंड माउंटेन के पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाला हर प्राणी जानता था, लेकिन पहले कभी किसी बाहरी व्यक्ति के कानों तक नहीं पहुंचा।
स्वर्गारोहण समारोह। स्काईरेंड पर्वत के हवाई जानवरों के लिए क्लास एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण चीज थी। यदि कोई अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा और उसे एक कमजोर किसान के अलावा और कुछ नहीं देखा जाएगा जिसे धमकाया जा सकता है। लेकिन जानवर लगातार विकसित हो रहे थे। ऐसी वर्ग प्रणाली स्थापित करना जिसे बदला न जा सके कम से कम मूर्खतापूर्ण था। दूसरा विकल्प स्थिति निर्धारित करने के लिए अंतहीन वध था, जिसे क्लाउड सम्राट ने तिरस्कृत किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए उन्होंने स्वर्गारोहण समारोह का निर्माण किया। हर साल पहाड़ के हवाई जानवर अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए इस अनुष्ठान का आयोजन करते थे। वे पूरी तरह से गैर आक्रामकता के समय में चौथी परत में एक साथ एकत्र हुए और एक समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने स्काईरेंड माउंटेन के किनारे से उड़ान भरी और इसके बढ़ते दबाव का सामना किया। जितना संभव हो उतना ऊपर जाने के लिए एक दूसरे के साथ दौड़ और प्रतिस्पर्धा की। चाहे वे कितनी भी दूर तक पहुंच सकें, वह उस वर्ष की उच्चतम ऊंचाई थी जिस पर वे कब्जा कर सकते थे और पदानुक्रम में उनकी स्थिति क्या थी। यह एक सरल तंत्र था, लेकिन इस क्षेत्र के निवासियों के लिए इसका अत्यधिक महत्व था। और यही समारोह एक सप्ताह से भी कम समय में होने वाला था। तीसरी परत में ओवरसियर सबसे शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह शायद यही रहता है क्योंकि यह केंद्रीय क्षेत्र में भीड़ का एक हिस्सा है। इस वातावरण में जानवरों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मुझे यह मानने में गलती नहीं होनी चाहिए कि वे सामाजिक पदानुक्रम पर चढ़ने के लिए बेताब हैं। प्रत्येक प्राणी की महत्वाकांक्षाएं थीं। यदि डेमियन इस तथ्य का दुरुपयोग कर सकता है, तो क्या वह अपनी समस्या भी हल नहीं कर सकता? ठीक है, हम इसे ऐसे ही कर रहे हैं, उसने तय किया। वह लड़कियों की ओर मुड़ा और अपनी योजना समझाने लगा। तो मूलतः रोज ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, हमें ओवरसियर को ऐसी किसी चीज के लिए रिश्वत देनी होगी जो उसे हमारे लिए मैसेंजर बर्ड्स को दबाने के बदले में उस असेंशन समारोह में मदद करेगी। हाँ, अभी हमारे पास यही सबसे अच्छा समाधान है। हालांकि यह केवल अस्थायी राहत है, यह हमें आक्रामकता न करने के दिन तक सुरक्षित रखने में सक्षम होना चाहिए, और तभी हम समस्या से हमेशा के लिए निपट सकते हैं। डेमियन ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या हम इससे निपट सकते हैं? क्या आपने नहीं कहा कि उनमें से लाखों थे? एलेना ने पूछा। हम कर सकते हैं, डेमियन ने निश्चित रूप से उत्तर दिया। यहाँ तक कि संदेशवाहक पक्षियों को भी इस स्थान के नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसा कि हमने तब देखा था जब उन्हें पहले दबाया गया था। जब तक हम समारोह में उनसे अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, हम उनके उत्पीड़न से सुरक्षित रहेंगे। क्या हम भाग लेने में सक्षम हैं? रुयू के सवाल पर डेमियन मुस्कुराया। बेशक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। किसी भी उड़ने वाले जानवर को समारोह में भाग लेने का अधिकार है। हम उड़ नहीं सकते, लेकिन क्या इस समय हमारे पास सबसे प्रतिभाशाली उड़ने वाला जानवर जीवित नहीं है? सभी की निगाहें ज़ारा की ओर गईं, जो चुपचाप कोने में आराम कर रही थी। उसने जिज्ञासावश पंख फड़फड़ाते हुए अपना सिर उठाया। डेमियन और लड़कियां मुस्कुरा दीं। सही है, हम वास्तव में ऐसा करते हैं। संभवतः स्काईरेंड पर्वत की चोटी वह जगह थी जहां द्वितीय प्राइमल संप्रभु रुके थे, इसलिए समारोह में भाग लेना उनके लिए जरूरी था। एक पत्थर से दो शिकार करना वाक्यांश का इससे बेहतर कोई उपयोग नहीं था। इससे अध्याय 1078 पर्यवेक्षक 2।
एक योजना बन चुकी थी, अब उन्हें उस पर अमल करना था। रोज, एलेना, तुम ज़ारा को ले जाओ और कच्चा माल खोजने के लिए खतरनाक अभयारण्य में वापस जाओ। यदि आपको कुछ भी अच्छा मिलता है तो उसे स्थानिक भंडारण में छोड़ दें और मैं एल्विरा के लोगों से उससे कुछ अच्छी चीजें बनवाऊंगा। रुयु और मैं किसी भी खजाने को खोजने के लिए तीसरी परत की खोज करेंगे जो मदद कर सकती है। डेमियन ने अपने मिशन को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने के लिए अपनी टीम को विभाजित करते हुए कहा। रोज, एलेना और ज़ारा की गति और छिपाव क्षमता डेमियन और रुयु से अधिक थी, इसलिए उन्हें वापस भेजने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस बीच वह और रुयु खुद को अन्यत्र उपयोगी बना सकते थे। समझ गया। हम फिर यहीं मिलेंगे, रोज ने अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए कहा। यह सबसे अच्छी स्थिति है, लेकिन यदि इसमें बहुत अधिक कर लग जाता है तो इसे जोखिम में न डालें। हम अभयारण्य के माध्यम से हमेशा एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि यदि आवश्यक हो तो हम एक बेहतर मिलन स्थल स्थापित कर सकें। समझ गया, गुलाब ने सिर हिलाया। हम अपना अधिकार तुरंत तय कर लेंगे। रुको, डेमियन ने उसे रोका और कहा। मैसेंजर पक्षी कभी भी खतरनाक अभयारण्य में प्रवेश नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह वहां सुरक्षित है। यदि आपको आज कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ दिन ढूंढने में बिताएं। यदि आपको वापस लौटना नहीं है तो जल्दबाजी न करें। रोज ने सिर हिलाया। एलेना और ज़ारा को अपने साथ लेकर वह गुफा के आश्रय से बाहर निकली। अभी बेकार की बातचीत का समय नहीं था, केवल कार्रवाई का समय था। एक बार जब वे चले गए, रुयु ने सवाल करते हुए डेमियन की ओर रुख किया। वे खतरनाक अभयारण्य में ठीक रहेंगे, लेकिन अगर वे आज रात वापस नहीं आए तो हम कैसे जीवित रहेंगे? उसने पूछा। यह एक वास्तविक चिंता का विषय था। संदेशवाहक पक्षी इतने दयालु नहीं थे कि उन्हें इतनी आसानी से वह राहत दे सकें जो वे चाहते थे। यदि उनके समूह का आधा हिस्सा गायब था तो दूसरा आधा जानवरों का स्वाद चखेगा। क्रोध बहुत बड़े स्तर पर। हालांकि डेमियन ने अपना सिर हिलाकर उसे चिंता न करने के लिए कहा। मेरे पास एक योजना है। अगर यह काम करता है तो हम ठीक होंगे, लेकिन अगर यह नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता, हमें बस कुछ और दौड़ना होगा, नहीं? PFFT। रुयु ने हल्की सी हंसी निकाली। वह किस प्रकार की योजना थी? पहली बार में इसे बमुश्किल एक योजना माना जा सकता है, लेकिन अगर यह काम करती है तो यह काम करती है ना? भोर अभी भी आने की प्रक्रिया में थी, जिससे उन्हें फिर से रात होने में लगभग 15 घंटे का समय लग गया। रुयु ने यह स्वीकार करते हुए कंधे उचकाए कि डेमियन के साथ यात्रा हमेशा इसी तरह होती थी। यह मजेदार था और वे अब तक हमेशा जीवित रहने में कामयाब रहे, तो यह ठीक था, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? आखिरकार उसने पूछा। ठीक है, अगर हम इस प्रकार के स्थानों के पैटर्न का पालन करें तो ओवरवर्ल्ड केवल आधा मजा है, डेमियन ने रहस्यमय तरीके से जवाब दिया। रुयु का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे मत बताओ। हाँ, हम भूमिगत हो रहे हैं। टीच पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा कोई समय नहीं था जब रुयु के पास भूमिगत रूप से अच्छी यादें हों। हर बार जब वे वहां पहुंचे तो कुछ न कुछ बुरा हुआ। इस बिंदु पर यह मूलतः भाग्य था। क्या हमें करना होगा? हम करते हैं। वास्तव में? वास्तव में? वास्तव में? हाँ, चलो, यह उतना बुरा नहीं होगा, मैं कसम खाता हूं। मेरा मतलब है, विकल्प ओवरवर्ल्ड की खोजबीन करना है, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत मजेदार होगा।
संदेशवाहक पक्षी दिन के दौरान भले ही विनम्र रहे हों, लेकिन उनकी नाराजगी अब भी उतनी ही अधिक थी जितनी पहले थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे डेमियन और रुयु को वह करने में आसानी दे सकें जो उन्हें करना था। रुयु ने हार पर आह भरी। कोई अन्य विकल्प नहीं है। यही तो मैं तुम्हें शुरू से ही बता रहा था। इसे स्वीकार करना अभी भी कठिन है। आराम करो। किसी भी तरह से हम मुसीबत में हैं, तो हमें उस रास्ते पर भी चलना चाहिए जो हमें हमारे प्रयासों के लिए कुछ देगा, है ना? नहीं, आपको इसे समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया है। मैं सिर्फ इसलिए शिकायत कर रहा हूं क्योंकि मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता। डेमियन मुस्कुराया। बातूनी रुयु वास्तव में दुनिया में उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी। चूंकि आपने अपने सिस्टम से शिकायतें दूर कर ली हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे वह कितना भी चाहता हो कि बातचीत जारी रहे, उन्हें काम करना था। और शुरुआत करने के लिए इस गुफा से बेहतर जगह क्या थी? डेमियन ने अपनी इंद्रियों को जमीन पर भेज दिया, कई वेक्टरों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी इच्छानुसार झुका दिया। सावधान रहें, हम गिरने वाले हैं। उनकी चेतावनी के ठीक बाद जमीन धंस गई। डेमियन ने उनके नीचे चट्टान के एक गोलाकार क्षेत्र की नींव को हिला दिया था, निकटतम भूमिगत पॉकेट ढूंढ लिया था और जो कुछ भी उन्हें इससे अलग करता था उसे ढहा दिया था। सौभाग्य से लक्ष्य स्थान बहुत दूर नहीं था, इसलिए वह अपनी सीमित क्षमताओं के साथ ऐसा करने में सक्षम था। गड़गड़ाहट। धरती गड़गड़ाने लगी। डेमियन ने अपनी बाह रुयु की कमर के चारों ओर लपेटी जबकि उसने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। जल्द ही दोनों फटे हुए मलबे के साथ गिरने लगे। फिर से ठोस जमीन नजर आने से पहले वे लगभग आधा किलोमीटर नीचे उतरे। डेमियन ने अपने मन को ढीला छोड़ दिया, खुद को और रुयु को स्थानिक मन के एक छोटे से बवंडर में ढक लिया, जिसने उनके पतन को तब तक धीमा कर दिया। नल। वे शान से भूमिगत स्थान में उतरे और चारों ओर देखने के लिए अपनी जागरूकता फैलाई। यह एक खदान है, रुयु बुदबुदाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, यह एक जैसा दिखता है, लेकिन यह गठन प्राकृतिक है, डेमियन ने गुफा की दीवारों को महसूस करते हुए जवाब दिया। गुफा छोटी थी, लेकिन यह दो दिशाओं में सुरंगों से जुड़ी हुई थी, रुयु के शब्दों में एक खदान की तरह। लेकिन कोई भी खदान इतनी साफ नहीं होगी। यह अधिक पसंद था। डेमियन की आंखें सिकुड़ गईं। दीवारों से सटकर रहो। जब आप गड़गड़ाहट सुने, तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उस दिशा में हमला करें, उसने संजीदगी से कहा। रुयु ने सिर हिलाया और दोनों गुफा की दीवार की ओर बढ़े, उसका करीब से पीछा करते हुए वे कनेक्टिंग सुरंगों में से एक में प्रवेश कर गए और उसकी लंबाई तक चले। यह अंधेरा और बासी थी, एक भूमिगत सुरंग जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं था। लेकिन इसमें निश्चित रूप से दोनों थे, क्योंकि इस सुरंग का निर्माण किया गया था। गड़गड़ाहट। डेमियन और रुयु दोनों ने एक ही समय में अपने पीछे देखा, अपनी बाहों को बाहर निकाला और अपने मन को चार्ज किया। शुरू 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 शुरू। रुयु ने पहले हमला किया, सुरंग के नीचे गड़गड़ाहट की ओर बर्फीले प्रोजेक्टाइल की बारिश भेज दी। जैसे ही यह करीब आया, डेमियन ने भी हमला किया, वेक्टर नियंत्रण का उपयोग करके प्लाज्मा की किरणें बनाई, जो रुयु के हमले के प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करते हुए निकट आने वाले प्राणी पर हमला किया। शशश। एक मोटे खोल में छेद किए जाने की आवाज गूंज उठी। जब रुयु ने यह सुना तो वह भौंचक की रह गई और उसने अपनी कलाई को फिर से झटका दिया,
अपनी बर्फ की तलवारों को मौत के मैना से भर दिया और अज्ञात प्राणी पर एक और हमला कर दिया। शिक 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 शिक। उसके हमलों ने इस बार भी प्रभाव डाला, उस प्राणी के शरीर में खुदाई की। वे अभी भी इसे नहीं देख सके। वे केवल उससे निकलने वाली अजीब आवाजें ही सुन सकते थे, जैसे एक कार का रोबोट में बदलना और उसके चलते समय पृथ्वी की गड़गड़ाहट। लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से कमजोर है, डेमियन बुदबुदाया। इसकी गति पहले से ही बहुत धीमी हो गई थी और जब तक डेमियन ने अपना विचार समाप्त किया तब तक इसकी गति पूरी तरह से बंद हो गई। क्या खतरे का अनुमान ज्यादा लगाया? यह किसी भी अन्य से बढ़कर एक मनहूस चीज थी। गरर। सुरंग में एक खतरनाक गुर्राहट गूंज उठी। कुछ पास आने लगा। लड़ो या भागो, रुयू ने पूछा। डेमियन की भौहें सिकुड़ गईं। दौड़ना शायद सही विकल्प था, लेकिन मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूं, चलो लड़े। मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और गुफा की दीवार की सुरक्षा से बाहर निकल गए। अज्ञात दुश्मन के पास आते ही सीधे खड़े हो गए। जब वह छाया से बाहर आया तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? हजारों दांतों से युक्त एक विशाल गोलाकार मुंह, और उसके गले की गहराई में एक अजीब रत्न था जो सुंदर पन्नाहरी रोशनी बिखेर रहा था। अध्याय 1079 पर्यवेक्षक 3। जीव के शरीर ने पूरे सुरंग क्षेत्र को घेर लिया, जिससे डेमियन और रुयू के लिए जाने के लिए कहीं नहीं बचा। लेकिन जैसे ही उसका विशाल मुंह उनके पास आया, वे पीछे की ओर चले गए। जहां भी भूमिगत है वहां कीड़े होंगे, डेमियन ने सावधानी से पीछे हटते हुए मन ही मन सोचा। टकराना, टकराना, टकराना। के रुयू ने प्रक्षेपियों का एक झुंड बनाया और उन्हें प्राणी के मुंह में मारा, जिससे वह दर्द से कराहने लगा। गुफा के फर्श पर हरा खून फैल गया। कीड़ा हिल गया और एक सेकंड के लिए अपनी हरकतें रोक दी, जिससे डेमियन को हमला करने का पूरा मौका मिल गया। टकराना। हेल के बैरल से केवल एक ही गोली चली। स्थानिक मन का एक बुलबुला कृमि के शरीर पर फूट गया और उसके मुंह के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह निढाल हो गया, उसके शरीर से जीवन के सारे लक्षण निकल गए। क्या यह सचमुच इतना आसान था? उसने मूल रूप से सोचा कि वे अपने पहले हमले में जानवर को मारने में असफल रहे, लेकिन क्या वह गलत था? हाँ। उसी वक्त एक अजीब सी आवाज आई। एक पन्नाहरी रोशनी हवा में भर गई और कीड़े के खून से लथपथ शव के चारों ओर एक बल्बनुमा उभार बन गया। और चमत्कारिक रूप से उसकी जीवन शक्ति की आखिरी डोर अचानक जीवन शक्ति से भर गई। एक सेकंड के भीतर वह ठीक होकर वापस चरम स्थिति में आ गया। किक। कीड़े ने एक बार फिर गुस्से में चीख निकाली और अपने शिकार को खाने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगा। इसकी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया कि यह स्थिति सामान्य मानी जा रही है। डेमियन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने फ्रेया को पुनः प्राप्त किया और उसके शरीर में फिर से मन की गोलियों की बौछार कर दी और भौहों के साथ यह देखते हुए कि प्रक्रिया दोहराई जा रही है। अमर शरीर नहीं, यह आह! गिर गया दिल जेड। रुयू की आवाज अचानक गूंज उठी। फॉलन हार्ट जेड, डेमियन ने दोहराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, रुयू ने जवाब दिया। उसकी आंखें समझ में चमक रही थीं। इसके मुंह में वह रत्न फॉलन हार्ट जेड है। यही कारण है कि जानवर पुनर्जीवित होना जारी रख सकता है।
उसने आगे बढ़ते हुए कीड़े को फिर से मार डाला। मैंने इसके बारे में बहुत पहले एक प्राचीन पाठ में पढ़ा था। फॉलन हार्ट जेड अत्यधिक पुनर्योजी क्षमताओं वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन इसके निर्माण की स्थितियां अत्यंत दुर्लभ हैं। उस कीड़े के मुंह का टुकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह उस जैसे कमजोर राक्षस का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। डेमियन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ऐसा कुछ मौजूद है? फिर जैसे ही कीड़ा पुनर्जीवित हो गया, वह आगे बढ़ा और निडर होकर अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। दुष्ट! कीड़ा गुस्से में दहाड़ा और तेजी से डेमियन की बाह के चारों ओर अपना मुंह बंद कर लिया। यह एक फूल की पंखुड़ियों की तरह बंद हो गया, जिससे उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण खजाने से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिला। लेकिन दुर्भाग्य से यह लगभग नहीं था काफी मजबूत। उसे रोकें। डेमियन के शब्दों के साथ मन का ज्वार भी था, जिसके माध्यम से उसने अपनी बाह के चारों ओर की जगह को बलपूर्वक ठोस बना दिया और कीड़े के लिए आगे बढ़ना असंभव बना दिया। उसने प्राणी के गले से जुड़े हरे मोती के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और उसे अपनी पूरी ताकत से फाड़ दिया, पीछे की ओर धकेल दिया और उसके सिर में कई बार गोली मारी। बैंग, 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 बैंग। खून की एक और नदी हवा में बह गई और कीड़ा चौथी बार मरकर गिर पड़ा। लेकिन इस बार यह जीवन में वापस नहीं आ रहा था। डेमियन ने सभी देखने वाली आंखों से अपने हाथ में मनके को देखा। उसकी रुचि हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। यह ट्रांसेंडेंट रीजनरेशन को प्रतिबिंबित करने वाले प्रभावों को प्रकट करने के लिए की विशेषता के समान मन का उपयोग करता है। दुर्भाग्य से इस टुकड़े का जीवनकाल अधिकतर समाप्त हो चुका है। स्वाभाविक रूप से एक कमजोर जानवर के साथ इतना छोटा टुकड़ा जो बहुत आसानी से मर गया, लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। तथापि यह इस कीड़े के शरीर से जुड़ा हुआ था। यह कुछ ऐसा नहीं है जो स्वाभाविक रूप से घटित होगा जब तक कि खजाने में भावना न हो। उसने अपनी इच्छा शक्ति को कठोर किया और खुद को दर्द के बावजूद कार्य करने के लिए मजबूर किया। अपने मन को सुरंग की छत में भेजा और देरी से अंतरिक्ष खानों की एक बड़ी संख्या स्थापित की, जैसा कि उसने पहले मैसेंजर बर्ड्स के साथ किया था। इस बीच रुयू ने कीड़े के सिर पर कब्जा कर लिया। उसने उस पर अनगिनत प्रक्षेपियों से हमला किया और मृत्युमान से युक्त बर्फ की स्पाइक्स बनाई जो जमीन से बाहर निकलीं और कीड़ा को नीचे से फंसा दिया। उसके कदम आवश्यक रूप से इसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे, बल्कि इसे आगे बढ़ते रहने के लिए थे, जिस रास्ते से वह और डेमियन आए थे, उसका अनुसरण करते हुए। बूम, 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 बूम। बहुत बढ़िया। कीड़े की गतिविधियों से सुरंग का विस्तार और विस्फोट हुआ। वह एक सुविधाजनक स्थान हासिल करने की कोशिश करते हुए मोटे तौर पर आगे बढ़ा, जहां से वह सीधे अपने शिकार को निगल सके। डेमियन अंततः अपनी पीड़ा से मुक्त हो गया जब कृमि के शरीर का हिस्सा मुख्य सुरंग में वापस आ गया, और जैसे ही उसने अपने दर्द को सुन्न करने के लिए ट्रांसेंडेंट रीजनरेशन को आगे बढ़ाया, कार्रवाई करने का समय आ गया। बूम, बूम, बूम। कीड़े के शरीर का सबसे पिछला हिस्सा सुरंग में प्रवेश कर गया। डेमियन अभी बाहर निकला था और उसका जाल तुरंत बंद हो गया। स्थानिक मन की छोटी छोटी जेबें एक एक करके फट गईं, जिससे आसपास की चट्टानें ढह गईं और कृमि का कठोर कवच टूट गया। किया एक इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे नुकसान नहीं हुआ। कीड़ा दर्द से कराह उठा। रुयु ने मौका देखा और झपटा, उसके मुंह में पहुंचकर उसका जेड छीन लिया, लेकिन खा कीड़े के शरीर की गहराई से एक कंठस्थ ध्वनि आई और उसके गले में कुछ अटक गया। जहर। रुयु को तुरंत समस्या का एहसास हुआ और उसने अपने शरीर को पलटा, ऊपर की छत पर अपना पैर मारा और छत ढह गई ताकि वह कीड़े के सिर पर बैठ सके। पस्सशह। कीड़े के मुंह से जहर फैल गया, जिससे सुरंग में एक गहरी खाई जल गई। रुयु की आंखें कठोर हो गईं। उसने अपने हाथों को कीड़े के सिर में दबाया और उसकी गतिविधियों को धीमा करने और उसे स्थिर करने के लिए अपना बर्फीला मन फैलाया। डेमियन भी इस समय अपनी स्थिति में वापस आ गया। उसने कीड़े की गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने और उसकी जेड चुराने के लिए उसके साथ समन्वय किया। उनका लक्ष्य कृमि को काफी देर तक विचलित करना था ताकि वह कर सके जो उन्हें करना था, लेकिन जो जहर उसने प्रदर्शित किया उसने कार्य को और अधिक कठिन बना दिया। सबसे खराब स्थिति में मेरे हाथ थोड़े से जल गए, डेमियन ने मन ही मन सोचा। उसने एक त्वरित नजर पीछे की ओर डाली। उसके कान आसपास की आवाजों को पूरी सटीकता से पकड़ रहे थे। उनका सबसे खराब मामला विचार शायद एकमात्र विकल्प रहा होगा, क्योंकि अभी वे आसमानी चूहे आ रहे हैं।